गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग घर पे होंगे, हेल्दी होंगे। नोट्स तो बन ही रहा होगा, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के 2 ही लेक्चर हुए हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर आप साथ में कंटिन्यू बनाते जाते हो नोट्स तो आपको एक बार में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और साथ में चीज़ों को मेमोराइज़ करना भी बड़ा ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आप जब थोड़ा थोड़ा करके लिखोगे तो उस टाइम पे आप इतना फोकस्ड रहते हो कि आप साथ ही याद भी करते जाते हो। आपने एक बार लिख लिया नोट्स को, उसे वापस एक बार रिकॉल कर लिया कि क्या क्या आपने लिखा हुआ है, क्या क्या अभी तक आपने समझा हुआ है। तो इस तरीके से आपके लिए पढ़ना और याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा बाद में हैप्टिक नहीं हो जाता, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जो लास्ट टॉपिक था वो था फ्रेंडली बैक्टीरिया या फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने तीन सेक्टर्स देखे थे, 3 जगह देखे थे जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम में आ रहे थे। एक तो हमारे खाने पीने में बहुत ज़्यादा काम में आ रहे थे, कर्ड बनाना हो या फिर केक बनाना हो या फिर ब्रेड बनाना हो, तीनों जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही काम में आते हैं। फिर उसके बाद जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उन वेस्ट को डिकम्पोज करने में यही काम में आ रहे थे। और डिकम्पोज भी कैसे करते हैं कि जो सब्सटेंस वो बनाते हैं उससे वो एक तो हार्मलेस होता है और दूसरा वो खेत के लिए फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। फिर तीसरा हमने क्या देखा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये 3 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा था जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। इसके बाद अगला वही सेम जो मेकिंग ऑफ कर्ड था, उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में ये डिस्कस कर रहा है। कह रहा है कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वन ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो इनमें से एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। वो क्या करता है, जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होता है इसको प्रमोट करता है, मतलब इस प्रोसेस को जो है स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है और इसको कंटिन्यू करता है, ठीक है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था लैक्टोबैसिलस, ये अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाता है। बढ़ाता कैसे? 1 से 2 बन गया, ठीक है, और ये फिर 2 में ब्रेक डाउन होगा इनका, इन द सेम मैनर इसका भी 2 में ब्रेक डाउन होगा और ये फर्दर 2 में ब्रेक डाउन होगा, ये भी 2 में, ये भी 2 में, ये भी 2 में। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं और जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से दही बनेगा, ठीक है। यही रीज़न है कि गर्मियों में दही बहुत तेज़ी से बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि गर्मियों में इनका जो सर्वाइवल कंडीशंस होती हैं लैक्टोबैसिलस का, ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बहुत आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में सर्वाइव करना इनके लिए बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि ठंड के मौसम में दही जल्दी बैठता नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मनी अदर फूड आइटम्स। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा को सूजी भी बोलते हैं, इडलीज एंड भटूराज इज़ कर्ड। तो भटूरा बनाना हो, इडली बनाना हो या फिर रवा बनना हो, इन तीनों के बनने के प्रोसेस में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का कैसे इंपॉर्टेंट रोल होता है? ऑब्वियसली कर्ड से जुड़ा हुआ है और कर्ड में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका था? बैक्टीरिया का था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर बैक्टीरिया का था तो बैक्टीरिया जो है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सूजी हो गया, इडली हो गया या फिर भटूरा हो गया, इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। मेकिंग ऑफ ब्रेड, यीस्ट आपको याद रखना है। मेकिंग ऑफ, अगर हम कर्ड की बात करें तो वहाँ पे लैक्टोबैसिलस, और मेकिंग ऑफ ब्रेड तो वहाँ पे यीस्ट, ठीक है। तो यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो यीस्ट क्या करते हैं कि ये अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और जब ये रिस्पायर कर रहे होते हैं तो सांस छोड़ते हैं जब, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीजेस द वॉल्यूम। क्या करता है कि मेरे पास मान लो ये एक कोई टुकड़ा था, मान लो ब्रेड का, या फिर कोई एक डो का टुकड़ा है। डो मतलब क्या होता है? आटा को जो गूंथते हैं उस आटे को ही डो बोलते हैं, DOUGH, ठीक है। अब ये मान लो आटा था,
इस आटे के अंदर मान लो मैंने यीस्ट डाल दिया, अब यीस्ट को आटा मिल रहा है, इनको भोजन मिल रहा है। जब भोजन इनको आसानी से मिल जाएगा, सर्वाइविंग कंडीशंस इनको मिलेंगे, तो ये क्या करेंगे कि अपने संख्या को बढ़ाएंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब क्या है, इस मान लो डो के अंदर में ये यीस्ट मौजूद है। अब यीस्ट मौजूद है तो यीस्ट रेस्पायर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज़ जब हो रही है तो इस डो से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो वहीं पे होके रह जा रहा है। और यही कारण है कि वो बबल फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि उसको बाहर निकलने का जगह ही नहीं मिल रहा है। तो यही कारण है कि इसका साइज़ बढ़ने लगता है। ये जो डो है, डो का साइज़ बढ़ के खूब बड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, ब्रेड लोफ तो उसको बोलते हैं हम। तो साइज़ बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके बीच में बबल्स आ गए हैं, बबल्स की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज़ एंड केक्स। तो केक्स वगैरह कैसे बन रहे हैं? क्योंकि यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जा रहा है अंदर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है डो के वॉल्स पे। यही कारण है कि डो का साइज़ बढ़ने लगता है और उसके बाद हम उसको पका देते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस है ब्रेड के बनने का, या फिर केक हो गया, या फिर पेस्ट्री के बनने का। फिर अगला एक्टिविटी कह रहा है कि टेक ½ kg ऑफ फ्लावर, आटा ले लो या फिर मैदा ले लो, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। इसमें थोड़ा सा शुगर मिलाना है और गर्म पानी से इसको गूँथ लेना है हल्का सा। ठीक है, ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड मतलब होता है गूँथना, टू मेक अ सॉफ्ट डो। क्या करना है? पहले थोड़ा सा शुगर डालना है, फिर वाटर के साथ में उसको मिला देना है, उसके बाद थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डाल देना है, या फिर बेकिंग पाउडर बोल सकते हैं। एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो बनाना है उसको गूँथ के। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? तो पहले देखो, इस पिक्चर की अगर हम बात करें तो पहले हमने ऐसा कुछ सिस्टम किया था, मैदा को यीस्ट के साथ में मिला दिया था हमने, तो इसका लेवल देखो बर्तन के नीचे ही है। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे के बाद में ये बर्तन के बाहर आ चुका है, वो पूरा का पूरा डो जो है बर्तन के बाहर आ चुका है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम उसका राइज़ हो गया। वॉल्यूम राइज़ क्यों हो गया? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे थे यीस्ट। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने का जगह नहीं मिल रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनर वॉल्स पे, डो के इनर वॉल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था। अब प्रेशर डाल रहा था, इसी वजह से वॉल्यूम उसका राइज़ हो गया। जब वॉल्यूम राइज़ हो गया, इसलिए इसका साइज़ भी हमें बड़ा दिखने लगा। ऑब्वियसली साइज़ बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम राइज़ हो गया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस fill the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज़ भी होता है। ऑब्वियसली हमने ब्रेड का एग्जाम्पल लिया, तो ये एक तरीके से कमर्शियल यूज़ ही है। ठीक है, और बाकी हम घरों पे भी यूज़ कर सकते हैं इनका। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, या फिर उसको विनेगर भी बोलते हैं, सिरका। ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज़्यादा फेमस है। बाकी गन्ने का भी बनता है, गन्ने का जो रस होता है उसका भी विनेगर बनता है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ में यूज़ होता है? अल्कोहल भी अगर प्रोड्यूस करना हो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है। वाइन हो गया, ऑब्वियसली वाइन एक तरीके का अल्कोहल है। और एसिटिक एसिड जो है विनेगर का फॉर्मूला है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। तो एसिटिक एसिड एक केमिकल नेम है विनेगर का। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो यस, यीस्ट का यूज़ हमने कहाँ कहाँ देखा था? एक तो पहला ब्रेड बनाने में, और दूसरा अल्कोहल और वाइन दोनों ही बनाने में यीस्ट का यूज़ हो रहा है। तो यीस्ट का 3 जगह पे यूज़ हुआ, एक तो अल्कोहल, दूसरा वाइन और तीसरा ब्रेड बनाने में। और पेस्ट्रीज ब्रेड की कैटेगरी में आ जाती हैं, केक भी ब्रेड की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट
natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices etc. तो हमने अगर आपने पहले ऑब्ज़र्व किया हो, जब हम आटा गूँथ रहे थे या फिर मैदा गूँथ रहे थे जिसमें यीस्ट पाउडर थोड़ा सा डाला हुआ था, साथ में हम शुगर भी डाला था हमने। शुगर क्यों डाला था? शुगर हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि शुगर यीस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो शुगर को बहुत चाव से खाते हो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये खाएंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से ये रिप्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। तो यहाँ पे भी नेचुरल शुगर जो फूड आइटम्स कंटेन करते हैं उनके साथ में यीस्ट को रखना ज़्यादा आसान होता है, और यीस्ट का यहाँ पे जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ता है, ठीक है। तो ग्रेन्स लाइक बार्ली हो गया, ठीक है। तो बार्ली के अंदर नेचुरल एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है तो वहाँ पे ग्लूकोज या तो होगा या फिर वहाँ पे एक दूसरा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। व्हीट में भी यही होता है, राइस में भी यही होता है, और क्रश्ड फ्रूट जूसेस, तो फ्रूट्स तो मीठे होते ही होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन भी आपको याद रखना है। तो क्या क्या याद रखना है? अभी तक जो हमने पढ़ा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, पहली बात तो ये कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तीन जगह पे हम इनका इम्पैक्ट देखा था हमने। एक तो फूड्स में, फूड आइटम्स में, फिर उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स में, फिर तीसरा नाइट्रोजन के बैलेंस को बना के रखने में। इन तीन जगह पे यूज़ था। उसमें हमने ये देखा था कि कर्ड में लैक्टोबैसिलस, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जा सकते हैं, उनमें से सबसे जो बड़ा रोल प्ले करता है वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस की वजह से ही कर्ड तैयार होता है, और कर्ड से ही जो है कर्ड पे जो भी फूड आइटम्स डिपेंडेंट होते हैं वहाँ पे भी एक तरीके से समझ लो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही रोल हो रहा है। फिर उसके बाद से हमने यीस्ट का यूज़ देखा था, यीस्ट का यूज़ ब्रेड बनाने में हमने देखा था। फिर यीस्ट का यूज़ हमने अल्कोहल और वाइन बनाने में देखा। और यीस्ट के बारे में हमें ये भी पता चला कि यीस्ट को जो है मीठा चाहिए होता है, मीठा इन द सेंस कि इनको ग्लूकोज चाहिए होता है, या फिर बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ग्लूकोज जहाँ से भी मिल जाए, जिस भी फॉर्म में मिल जाए, ये यूज़ करेंगे, और जितना ज़्यादा ये खाएंगे, जितना ज़्यादा इनको एनर्जी मिलेगी, उतना ही तेज़ी से अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे, और जितना तेज़ी से अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे उतना ही तेज़ी से हमारे फूड आइटम में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर लास्ट जो हमने टर्म पढ़ा था वो था फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। तो बस ये सिंपल सा डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।